टुडेज टॉपिक इज़ पावर शेयरिंग। आपके सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट है पावर शेयरिंग। हम देखते हैं इस चैप्टर में हम 2 कंट्रीज़ के बारे में देखेंगे, बेल्जियम एंड श्रीलंका। उन्होंने वहाँ पे कौन सा मॉडल अपनाया, वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, ठीक है, ये सब हम देखेंगे। केस स्टडी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम यूरोप की स्मॉल कंट्री है। इट शेयर्स इट्स बॉर्डर्स, ये अपने बॉर्डर शेयर करता है किन किन कंट्रीज़ के साथ, फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग के साथ अपने बॉर्डर्स को ही शेयर करता है बेल्जियम। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। जो बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन है, जो जातीय संरचना है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल है। ब्रुसेल्स इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है। अब कौन कौन से रीजन्स है बेल्जियम में देखिए, फ्लेमिश, वोलोनिया, अदर्स, और बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। पॉपुलेशन अगर हम देखें तो डच 59%, फ्रेंच 40%, जर्मन 1%। ये बात हो रही है बेल्जियम की। अगर हम ब्रुसेल्स की बात करें जो कि कैपिटल है, कैपिटल में फ्रेंच 80% है और डच 20%। इट मीन्स बेल्जियम के अपोजिट है। बेल्जियम में पॉपुलेशन में डच ज़्यादा है बट ब्रुसेल्स में डच ओनली 20% है। नाउ केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। इट इज़ अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट में है। आफ्टर फ्यू किलोमीटर्स तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका, जो तमिल नेटिव्स हैं श्रीलंका के और कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, उनको श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है। इट मीन्स वहाँ पे तमिल्स भी अलग अलग टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं। एक तो श्रीलंकन तमिल्स है जो कि वहाँ के नेटिव है, और एक है इंडियन तमिल। तो इंडियन तमिल कौन है? इंडियन तमिल्स आर दोज whose forefathers came from India as plantation workers during the colonial period। इंडियन तमिल्स वो हैं जिनके फोरफादर्स, पूर्वजों को कॉलोनियल पीरियड में, इट मीन्स उपनिवेशिक टाइम पे, जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कंट्रोल किए हुए थे, इंडिया उनका एक कॉलोनियल था, एक उपनिवेश था, तो उस टाइम पे इनको, इनके फोरफादर्स को प्लांटेशन में काम करने के लिए इंडिया से लाया गया था। इट मीन्स बागानों में काम करने के लिए उनको वहाँ से लाया गया था, तो वही इंडियन तमिल्स कहे जाते हैं। श्रीलंका में सिंगाला स्पीकर्स, इट मीन्स कितने % सिंगाला बोलते हैं? 74% लैंग्वेज स्पीकिंग है सिंगाला। तमिल स्पीकर 18% और अदर्स में 8%। श्रीलंका में देखिए सिंगलीज भी रहते हैं, श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं, इंडियन तमिल एंड मुस्लिम्स भी वहाँ पे हैं, बौद्ध भी वहाँ पे रहते हैं, बुद्धिस्ट। श्रीलंका अमग एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948 में श्रीलंका अपने इंडिपेंडेंट को ले लेता है। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडोप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू अडोप्ट अ सिंगाला सुपरमेसी। जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इट मीन जो लोकतांत्रिक सरकार बनी है, उसने एक अडोप्ट किया है सीरीज़ को, मेजोरिटेरियन मेजर्स उठाए हैं, बहुसंख्यकों के स्टेप्स उनके लिए उठाए हैं। इट मीन्स उन्होंने अडोप्ट किया है किस लैंग्वेज को? सिंगाला को। इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू डिक्लेयर सिंगाला एज ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 के अंदर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उन्होंने एक एक्ट को पास किया जिसके अकॉर्डिंग सिंगाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। ठीक है, द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सिंगाला, जो गवर्नमेंट है उन्होंने सिंगाला को रिकॉग्नाइज किया कि जो एप्लीकेंट्स हैं, जो आवेदक हैं यूनिवर्सिटी जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उनके लिए सिंगाला जो लैंग्वेज है वो रिकॉग्नाइज कर दी गई जॉब्स में। अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब हम देखते हैं कि बेल्जियम ने ऐसी क्या अकोमोडेशन दिखाई, अपनी कौन सी समझदारी दिखाई, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ थे, अलग अलग कल्चर्स, डाइवर्सिटीज़ थी वहाँ पे। तो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कौन से ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे कि बेल्जियम में पीसफुली काम हुआ, गवर्नमेंट अच्छे से रन कर रही थी। द बेल्जियम लीडर्स रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। जो बेल्जियम की लीडर्स थे उन्होंने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लिया था कि बेल्जियम में रीजनल डिफरेंसेस हैं और कल्चरल डाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही हैं। दे amended their constitutions 4 times between 1970 and 1993। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को 4 टाइम्स अमेंड किया, 1970 से लेके 1993। क्यों अमेंड किए? अमेंडमेंट उन्होंने इसलिए किए कि वो चाहते हैं कि जो भी कम्युनिटीज़ वहाँ पे रह रही हैं, जो भी माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, उनको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और वो सब इक्वल राइट्स को इंजॉय करें। वो अपने आप को ह्यूमिलेशन फील ना करे, अपने आप को अपमानित फील ना करे, ऐसा फील ना करे कि वो माइनॉरिटी में है तो उनको रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए कि सब लोग इक्वल हों, सब इंजॉय करें, पीसफुली रहे, इस चीज़ को लेकर के बेल्जियम लीडर्स ने 4 टाइम कॉन्स्टिट्यूशंस में सुधार किए। अब हम देखेंगे कि कौन सा बेल्जियम मॉडल था, क्या था इसमें, क्या क्या उसमें एलिमेंट्स थे।
कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स, कॉन्स्टिट्यूशन से प्रिस्क्राइब कर दिया था, ये निर्धारित कर दिया था दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिख दिया गया था कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। इट मीन्स 20 डच स्पीकिंग पीपल मिनिस्टर्स हैं तो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स भी 20 ही होंगे। इट मीन्स इक्वल। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट नहीं रहेंगी। इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट्स उनके अधीनस्थ सबॉर्डिनेट नहीं रहेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब हम देखेंगे ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की कैपिटल है उसमें एक अलग ही सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई थी, इन विच जिसमें बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशंस, जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो इक्वल थे। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट हमने देख ली सेंट्रल एंड स्टेट, इसके अकॉर्डिंग एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी थी दैट इज़ इलेक्टेड बाय पीपल, और उसको क्या कहा गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ये लैंग्वेज के बेस पे बनी थी, अलग अलग स्पीकिंग जो बोलते थे जर्मन फ्रेंच डच, ये अपने अकॉर्डिंग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाते थे, और जब इनको कोई प्रॉब्लम होती थी तो इसी के पास वो जाते थे, और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ये इनकी प्रॉब्लम्स को देखती थी, उनको शिक्षा स्वास्थ्य फैसिलिटी जो भी समस्याएं होती थी। वाई पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, डिजायरेबल है बिकॉज ऑफ प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजन्स। प्रूडेंशियल होता है कि तर्कपूर्ण रीजन्स देने के लिए, मॉरल नैतिक, तो इसीलिए ज़रूरी है कि तर्क होना चाहिए इसके पीछे, और नैतिक रीजन्स भी हैं, डिजायरेबल है। पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हैज़ टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग गुड है बिकॉज ये हेल्प करती है रिड्यूस करने में कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो संघर्ष हैं जो आपस में तनाव होते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, उनको रिड्यूस करने में। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसको विल को इम्पोज करती है, इट मीन्स अपनी विल के अकॉर्डिंग वो कुछ भी नहीं कर सकते कि माइनॉरिटी के ऊपर ओवरऑल कंट्रोल करें, यूनिटी ऑफ द नेशंस बनाती हैं। पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्प्लिट ऑफ डेमोक्रेसी, जो पावर शेयरिंग है, जो शक्ति का विभाजन हो रहा है वो एक डेमोक्रेसी कंट्री के लिए उसकी आत्मा है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज इफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, दोज हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। अब आप खलील सजेशंस देखिए, हम खलील है बेरूत शहर की बात हो रही है, वहाँ पर उसको कुछ एक लीडर था, ये देखिए क्या होता है। खलील इज़ नॉट हैप्पी विद द रूल्स लेड डाउन बाय द लेबनान लीडर्स। खलील हैप्पी नहीं था, लेबनान लीडर्स ने जो रूल्स बनाए थे उनसे खलील नॉट हैप्पी नहीं था। ही इज़ पॉपुलर मैन विद अ पॉलिटिकल एम्बिशन, वो एक बहुत ही पॉलिटिकल एम्बिशन वाला पॉपुलर मैन था। इट मीन्स वो राजनीति में अपनी महत्वाकांक्षा चाह रहा था, राजनीति में हाईएस्ट लेवल पे वो जाना चाह रहा था, हाई पोजीशंस लेना चाह रहा था वो पॉलिटिकल में। ही डज नॉट फॉलो एनी रिलीजन नाइदर हिज फादर और नॉर हिज मदर्स, वह कोई रिलीजन फॉलो नहीं करना चाह रहा था, वह नहीं चाहता था कि उसके नाम के पीछे कुछ लिखा जाए, नाइदर हिज फादर नॉर हिज मदर। एज पर खलील एन इलेक्शन रिफरेंडम एज इज हेल्ड, एज पर खलील के अकॉर्डिंग एन इलेक्शन कोई चुनाव होना चाहिए या रिफरेंडम होता है जनमत संग्रह करवाया जाए लेबनान में। As per these rules, the country's president must belong to the Maronite sect of Catholic Christians. As per these rules, जो लेबनान लीडर्स ने जो रूल्स बनाए थे उसके अकॉर्डिंग जो कंट्रीज़ का प्रेसिडेंट कौन होगा, मस्ट कैथोलिक क्रिश्चियंस। इट मीन्स उन्होंने रिजर्व कर दिया था इन सीटों को अलग अलग कम्युनिटी के अकॉर्डिंग कि कंट्री का प्रेसिडेंट है वो मस्ट कैथोलिक क्रिश्चियन ही बनेगा इन फ्यूचर ऑल्सो। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी अ सुन्नी मुस्लिम, और जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो एक सुन्नी मुस्लिम ही बन सकता है। द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट इज फिक्स फॉर द ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस। द पोजीशन ऑफ द स्पीकर इज फॉर द सिहाज मुस्लिम्स, जो पार्लियामेंट में स्पीकर की पोजीशन है वो भी फिक्स कर दी गई थी सिहा मुस्लिम्स के लिए। इट मीन्स इन्होंने 4 कम्युनिटीज़ को डिवाइड कर दिया था कि कंट्रीज़ का प्रेसिडेंट सिर्फ कैथोलिक क्रिश्चियन बनेगा, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ सुन्नी मुस्लिम बनेंगे, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओनली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन से बनेंगे, और स्पीकर जो है वो सिया मुस्लिम से। इसी चीज़ से जो खलील है वो हैप्पी नहीं था क्योंकि वो एक पॉलिटिकल एम्बिशन वाला मैन था, वो एक हाई लेवल पे जाना चाह रहा था, बट अकॉर्डिंग टू दिस वो नहीं जा पा रहा था हाई लेवल पे क्योंकि वो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहा था। उसको नहीं पसंद था कि उसके नाम के पीछे कुछ लिखा जाए, नॉर इज मदर नॉर इज फादर।
एवरीवन शुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट, खलील के अकॉर्डिंग कि सभी को अलाउ होना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए। द वन विद द मैक्सिमम वोट शुड बी इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट नो मैटर विच कम्युनिटी ही सी बिलोंग्स टू। उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम वोट्स करवाए जाएँ, इलेक्ट किया जाए प्रेजिडेंट को वोटिंग के थ्रू, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करे, ही सी किसी भी कम्युनिटी से वो बिलोंग हो, बट वोट्स के अकॉर्डिंग वो इलेक्ट हो। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ हिज एल्डर्स, जो उसके एल्डर्स थे, पूर्वज थे लेबनान में, वो हैव सीन ब्लड शेड इन द सिविल वॉर, गृह युद्ध में उन्होंने ब्लड शेड देखा था, रक्तपात और देखा था, बहुत ही खूनी संघर्ष उन्होंने देखा था। आर हैप्पी विद द प्रेजेंट सिस्टम, वो इस प्रेजेंट सिस्टम से हैप्पी थे। क्यों? पोजीशन रिजर्व फॉर अ पार्टिकुलर कम्युनिटी ओनली बिकॉज दिस सिस्टम गारंटीज फॉर पीस, क्योंकि वो हैप्पी इसलिए थे कि उन्होंने पोजीशंस को रिजर्व कर दिया था कि प्राइम मिनिस्टर इससे बनेगा, सीएम के लिए ये पोस्ट, प्रेसिडेंट के लिए ये पोस्ट रहेगी, मतलब उन्होंने रिजर्व कर दिया था कम्युनिटीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि जो सिविल वार में उन्होंने युद्ध में जो रक्तपात देखा था उससे वो बहुत ही भयभीत थे, और उनके अकॉर्डिंग ये जो सिस्टम है वो उनकी शांति के लिए गारंटी था कि इनमें शांति बनी ही रहेगी सिस्टम के थ्रू। बट खलील हैप्पी नहीं था। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। आपको पता है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसको हम क्षैतिज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं पावर के बीच में। फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी को बनाती है, बट जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इन दोनों के ऊपर कंट्रोल करती है कि ये अपने एरिया के बाहर जाके, अपने क्षेत्र के बाहर जाके कार्य ना करे, कुछ ऐसा ना करे जो इनजस्टिस हो, जो कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट हो, ये सब जुडिशरी देखती है। दिस रिजल्ट्स इन द बैलेंस ऑफ पावर्स अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस, इससे कि जो बैलेंस बना रहता है पावर में वेरियस इंस्टीट्यूशंस के बीच में। द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर्स, और ये जो चेक और बैलेंस का सिस्टम है इस बात को इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं इनके भी ये अपनी अनलिमिटेड पावर्स को यूज़ ना करें। कंटिन्यूड, पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, जो डिफरेंट लेवल्स हैं गवर्नमेंट के उसके अकॉर्डिंग भी पावर को शेयर किया जाता है। डिफरेंट लेवल्स कौन से? सेंट्रल, स्टेट, देन लोकल। दिस इज नोन एज फेडरल गवर्नमेंट, इसको संघ गवर्नमेंट कहते हैं। इट इज़ ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, ये पूरी कंट्री के लिए एक जनरल गवर्नमेंट होती है। एग्जाम्पल, इन इंडिया वी हैव सेंट्रल और दिस यूनियन गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट है, देन स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, और इसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। ऊपर जो हमने देखा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जो सोशल ग्रुप्स है उनमें भी शेयर किया गया है पावर को। दिस इज नोन एज कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये वही कम्युनिटी गवर्नमेंट है, सेम हमने बेल्जियम में ब्रुसेल्स में देखा था। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स इज मेड टू गिव अ प्लेस इन द गवर्नमेंट, इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट का अरेंजमेंट किया गया है कई जगहों पर टू द डाइवर्स सोशल ग्रुप्स, जिससे कि जो सोशल डाइवर्स ग्रुप्स है जो अपने आप को फील करते हैं एज लाइक इग्नोर बाय द गवर्नमेंट, किनको गवर्नमेंट के द्वारा इग्नोर किया जाता है, वो माइनॉरिटी में है, उनकी बात को नहीं सुना जाएगा, उनके अंदर जो फियर है उन सबको कम करने के लिए कई जगहों पे कम्युनिटी गवर्नमेंट को बनाया गया है। ये ब्रुसेल्स में भी बनाई गई थी। दिस मैथड इज़ यूज टू गिव फेयर शेयर इन पावर टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, इस मैथड के थ्रू जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको पावर दी जाती है फेयर शेयर के लिए। पावर शेयर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एट्सेट्रा, पावर को पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के अंदर भी शेयर होती है पावर। इन अ डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में, द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज फ्रॉम द वेरियस कंटेंटर्स, एक डेमोक्रेसी में ये मस्ट है कि जो सिटीजन्स हैं, वो नागरिक है, उनको फ्रीडम हो अपने वेरियस कंटेंडर्स, जो अलग से वेरियस अलग अलग जो दावेदार हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल कि सीएम के लिए खड़ा है, वेरियस कंटेंडर्स, तो हर सिटीजन्स को ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने अकॉर्डिंग उसको चूज़ करें। इट मीन्स राइट टू वोट। दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग्स डिफरेंट पार्टीज़, और अलग अलग पार्टीज होंगी तो एक कंपटीशन बनेगा और एक फेयर रिजल्ट निकल के आएगा। सच कंपटीशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, इस कंपटीशन के द्वारा ये इंश्योर हो जाता है कि जो पावर है वो हमेशा एक ही हाथों में नहीं रहेगी, कभी किसी को मेजोरिटी मिलेगी, कभी किसी को, कभी मान लीजिए कौन सी पार्टी रूलिंग पार्टी बनेगी, कभी दूसरी रूलिंग पार्टी बनेगी। इट मीन्स सिटीजन्स देखेंगे ये कि कौन सी पार्टी अच्छे से वर्क कर रही है, अच्छे से फंक्शंस कर रही है और वेलफेयर के लिए कौन से अच्छे काम कर रही है, तो वो अपने अकॉर्डिंग उनको चूज़ करेंगे
In a democracy, we find interest groups such as traders, businessmen, industrialists, farmers and workers. डेमोक्रेसी में हम ये ग्रुप्स भी देखते हैं. Some other types of power sharing और रिफरेंडम, जनमत संग्रह, डिसेंट्रलाइजेशंस, विकेंद्रीयकरण, इट मीन सत्ता कई जगह पे केंद्रीयकरण ना हो, और बाई कैमरल, इट मीन द्विसदनीय, 2 सदन भी होते हैं. कंक्लूजन देखते हैं. विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टो ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर. प्रीवियस ईयर 9th क्लास में आपने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, तो हमने इसी में उसकी थोड़ी टूर किया है, उसको हमने नोट किया लास्ट ईयर में, दैट इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिजाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी. ये बहुत इंपॉर्टेंट डिज़ाइन है डेमोक्रेसी के लिए कि जो पावर को शेयर किया जाए इन तीनों के बीच में. वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज फॉर बेल्जियम एंड श्रीलंका. हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में 2 कंट्रीज़ को देखा, बेल्जियम एंड श्रीलंका को, कि कैसे बेल्जियम लीडर्स ने एक अच्छा मॉडल अडोप्ट किया था, बट श्रीलंका में ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं हुआ. बोथ दी स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग. इन दोनों स्टोरीज से हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी को कैसे हैंडल किया जाता है, बेल्जियम के लीडर्स ने कैसे हैंडल किया और श्रीलंका के लीडर्स ने कैसे. दिस स्टोरीज यील्ड सम जर्नल कंक्लूजन्स अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी. इस स्टोरीज के द्वारा हमें ये भी कंक्लूजन मिल जाते हैं कि पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड है, स्पिरिट है. दिस अलाउज अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग दैट वी विल टेकन अप इन द फॉलोइंग 2 chapters. Okay, thank you students.